आप लोगों का क्या विचार है इस मिशन से? आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है मिशन जीत से, और कैसे हम इसको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं? आज की ये जो मतलब पहला सिटी हमने आगरा चूज करी है, क्यों चूज करी है? इसका भी एक रीजन था। एक तो हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो इतने कम टाइम में हमें कुछ सिटीज चूज करनी थी। सबसे पहला थॉट मेरा गायत्री पब्लिक स्कूल क्यों गया, इसके पीछे रीजन ये है। आज से 4 साल 3 साल पहले 2022 में मोस्ट प्रोबेबली 1 जून मैम ने बता दिया, 1 जून 2022 मैंने ये सोचा कि जब मेरा नेक्स्ट टॉपर्स नहीं था, जब इंडिविजुअल चैनल था शोभित निर्वाण के नाम से, और इतना बड़ा चैनल नहीं था, छोटा सा चैनल था, तब मैंने ये सोचा था कि ऐसा करेंगे, इंडिया टूर रखेंगे 2022 में। तो मैंने गायत्री पब्लिक स्कूल पे बात करी। मैंने कहा कि देखिए मेरे पास पैसा तो नहीं है अभी देने के लिए, और बाहर ऑडिटोरियम बहुत लाखों रुपए मांग रहे हैं। आप ऐसा करिएगा, आपके स्कूल के भी बच्चे मेरे को जानते होंगे, उनको भी बिठा लिएगा, कुछ बच्चे शायद बाहर से भी आ जाएंगे, आप उनको भी थोड़ी जगह दे देना, वो भी बैठ जाएंगे, और एक मोटिवेशनल सेमिनार होगा। तो पूरे इंडिया में मैंने बहुत सारे स्कूल से बात करी, गायत्री पब्लिक स्कूल सबसे पहला स्कूल था जिसने इस चीज के लिए एग्री करा, और उन्होंने मेरे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। प्रद्युमन जी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, जितने भी बच्चे गायत्री पब्लिक स्कूल के होंगे जानते होंगे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी उस समय। उन्होंने मेरे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा। उन्होंने बोला कि कुछ भी स्कूल से नेगेटिव बात मत बोल देना, बाकी जो तुम्हें मोटिवेशन करनी है, जो तुम्हें रखना है वो रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस साल जब मैंने मिशन जीत के लिए सोचा कि मैं इंडिया टूर पे जाऊं, फिर से मेरे दिमाग में सबसे पहला गायत्री पब्लिक स्कूल आया। फिर से मैंने कांटेक्ट करा और उन्होंने बिना किसी क्वेश्चन के एग्री कर दिया इस सेमिनार को करवाने के लिए। तो थैंक यू सो मच गायत्री पब्लिक स्कूल। तो आगरा से एक जुड़ाव है, मतलब उस साल भी सबसे पहला सेमिनार मैंने करा था, मैंने कहा इस साल भी सबसे पहला आगरा से ही करेंगे। बहुत प्यारा शहर है यार आप लोगों का, है ना, और मेरे तो बहुत पास है, तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं हम लोग। तो मैं आ जाता हूँ घूमने थोड़ा बहुत, आज मैं बहुत बार देख लिया मैंने, है ना, ओलिविया को भी लेके आ जाते हैं कभी कभी। तो इसीलिए आगरा से शुरुआत हुई है। आज का ये जो सेमिनार है, आज का जो ये मिशन जीत का सबसे पहला सेमिनार है, इसकी शुरुआत करूंगा मैं एक स्टोरी से। आप में से कितने बच्चे क्लास 9 10 के हैं? मैक्सिमम बच्चे 9 10 के, 11 12 के भी कुछ बच्चे हैं, 11 12 के भी कुछ बच्चे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो 11 12 वाले को मैं अपना भी एक्सपीरियंस जब मैं बता रहा हूँ ना, तो उनको दुख समझ में आएंगे कि हाँ यार भैया हमारे बारे में बोल रहे हैं। और 9 10 वाले तुम्हारे लिए क्या फ्यूचर में होने वाला है, वो थोड़ा बहुत मैं तुम्हें सामने यहाँ पे बता रहा हूँ। शुरू में 10-15 मिनट मैं बोर करूंगा तुम्हें, फिर 10-15 मिनट के बाद मैं तुम लोगों से भी कुछ क्वेश्चंस, है ना, पेरेंट्स भी आए होंगे साथ में, उनके जो भी सजेशंस है दिमाग में बिठा लो प्लीज। जितने भी पेरेंट्स हैं या जितने भी बच्चे हैं, दिमाग में अपने कुछ सजेशंस रख लो प्लीज। मेरे को आप सभी के सपोर्ट की बहुत जरूरत है मिशन जीत के लिए। तो एक स्टोरी शेयर करनी है। 2002 में एक बच्चा था, उसने सोचा कि वो जेई और नीट, मतलब जेई की तैयारी करेगा, आईआईटी में जाना चाह रहा था। ठीक है, बहुत छोटे से गांव से एक बच्चा था, राजस्थान में ये गांव से। तो उस बच्चे ने सोचा कि मैं जेई की तैयारी करता हूँ। बहुत छोटा गांव था, पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा पैसा नहीं था घर में। तो उस बच्चे ने सोचा कि यार तैयारी करने के लिए राजस्थान में, उस समय पे कोटा इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था। एक कोचिंग थी उस समय की, सबसे पहली कोचिंग जो कोटा की थी, बंसल कोचिंग के नाम से। तो वहां पे गया, वहां पे जाके बातचीत करी, बातचीत करके उसको वहां पे एडमिशन मिल गई। 11th क्लास में वो बच्चा था, ज्यादा पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं, नॉर्मल जैसे एवरेज बच्चे होते हैं बिल्कुल वैसे। तो उसने सोचा कि मैं जाके कोचिंग करूंगा। क्लास 11th में, क्लास 12th में उस बच्चे ने जेई की कोचिंग करी। जेई की कोचिंग करने के बाद उसने आईआईटी का एग्जाम दिया। उस समय आईआईटी का अलग से एग्जाम होता था, तो उसने आईआईटी का एग्जाम दिया। आईआईटी का एग्जाम देने के बाद उसकी अच्छी रैंक नहीं आई और उसको सिलेक्शन नहीं मिला। उसने सोचा 1 साल और ट्राई करता हूं। अब 2 साल मैंने चीजें समझ ली हैं, इससे पहले मेरे को कोई बताने वाला नहीं था। 11वीं 12वीं में तो समझ ही नहीं आया कि तैयारी कैसे करनी है। अब मेरे को पैटर्न समझ में आ गया, एग्जाम कैसे होता है ये समझ में आ गया, ये पता चल गया कि मेहनत कैसे करनी है, ये पता चल गया सिलेबस क्या है। उस समय तो कुछ भी नहीं था ना यार, क्या इंटरनेट क्या कुछ चीज, तो टीचर से पूछ के बच्चे तैयारी करते थे वहां पे ऑफलाइन जाके। तो उस बच्चे ने सोचा कि एक बार और ट्राई करता हूँ।
तो उसने एक साल का ड्रॉप ले लिया क्लास 12 के बाद, और ड्रॉप लेके उसने जी तोड़ मेहनत करी, मतलब पागलपंती वाली मेहनत करी। उसने सोचा यार इस साल तो आखिर, क्योंकि आईआईटी में एक और अटेम्प्ट मिलता है, उसके बाद अटेम्प्ट नहीं मिलते हैं, तो उसके पास आखिरी एक मौका था। उसने सोचा इस साल एक और मौका है, अच्छे से मेहनत करता हूं। जो जो टीचर्स ने बताया वो सारी चीजें उसने करते गया, नॉर्मल जो भी होमवर्क मिलता है होमवर्क वो करता गया, टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करता गया। अब आईआईटी का एग्जाम हुआ। आईआईटी का एग्जाम हुआ 2002 में, मतलब 2002 में उसने जो फिर से अटेम्प्ट दिया। 2002 के आईआईटी के एग्जाम में गया, वो जाके अटेम्प्ट दिया, अटेम्प्ट देके वापस घर पे आया। अब जब रिजल्ट आता है ना, तो जितनी भी कोचिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, टॉप बैचेस में जाते हैं, टॉप बैचेस का रिजल्ट देखते हैं, उनके रिजल्ट खुद वेरीफाई करते हैं, रिजल्ट वेरीफाई करके बता देते हैं कि भाई हमारी कोचिंग से ये रैंक आई है, हमारी कोचिंग से। उस समय की बात कर रहा हूं, तब खरीदी नहीं जाती थी। तो सारी कोचिंग्स वालों ने अपनी अपनी रैंक बता दी। एक ने बता दिया मेरी रैंक 2 आई है, एक ने बता दिया मेरी रैंक 3 आई है, एक ने बता दिया मेरी 4 आई है, एक ने बता दिया 5 आई है। ऐसे अलग अलग कोचिंग्स ने, पूरे देश भर में अलग अलग कोचिंग्स ने अपनी रैंक अनाउंस कर दी। कोई भी बच्चा रैंक 1 नहीं आया, क्योंकि टॉप बैचेस में सब लोग देख रहे थे, टॉप बैचेस में कोई भी रैंक 1 दिखा ही नहीं। शाम को ये जो बच्चा है इसने बंसल में फोन करा कि सर मेरी रैंक 1 आई है और मैं आप ही के बैच, आप ही के कोचिंग में पढ़ा था, नीचे बैच में था। इस बच्चे का नाम था दुबरा राम चौधरी, आईआईटी जेई 2002 ऑल इंडिया रैंक 1। ये स्टोरी मैंने क्यों बताई है तुम्हें? कभी भी ना अपनी कैपेबिलिटी को जज मत करना, ठीक है? तुम सभी लोग अभी उस एज ग्रुप में हो कि तुम्हारे आसपास वाले लोग तुम पे बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे। तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो दोस्त हो जाए, चाहे घर में लोग हो जाए, चाहे रिश्तेदार हो जाए, तुम उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होगे, तुम उनसे बहुत चीजें सुनोगे और अपनी मेंटेलिटी ऐसी बना लोगे कि यार शायद मेरे से ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत लोग होंगे, देखो शायद माँ बाप और कुछ टीचर्स को छोड़ के कोई इंसान तुम्हारे आसपास ऐसा नहीं है जो चाहेगा कि तुम उससे ऊपर उठ जाओ, तुम उससे ऊपर बढ़ जाओ। तुम्हारे माँ बाप चाहेंगे कि हाँ यार मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो। कुछ टीचर्स हैं जो चाहेंगे कि हाँ यार हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आगे जाना चाहिए ना। और कोई नहीं चाहेगा कि तुम उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो। सारे रिश्तेदार तुम्हारे यही चाहेंगे हम बर्बाद है तो ये भी बर्बाद ही रहे। तुम्हारे दोस्त ये चाहेंगे, सो कॉल्ड, जो आज तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, इन फ्यूचर बहुत सारे दोस्त ऐसे निकलेंगे जो ये चाहेंगे कि यार इसका पैकेज मेरे से ज्यादा ना लग जाए, मेरा पैकेज हमारी जो ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो इन लोगों का इंफ्लुएंस कभी मत आने देना, अपनी कैपेबिलिटी को कभी मत जज करना। इसी एग्जाम्पल को सेट करने के लिए मिशन जीत आया। अगर मैं मिशन जीत की भी बात करूं तो हम लोगों ने पहले काफी सोचा कि यार नहीं जाएंगे यार, छोड़ो, बेकार मार्केट है, बहुत गंदी मार्केट है, बहुत ट्रोल होंगे हम लोग, बहुत हमारे बारे में नेगेटिव होगा, डर है इस मार्केट में। एट दी एंड हमने इस चीज को इसलिए उठाया क्योंकि आपके जो प्रशांत भैया उन्होंने यही लाइन बोली। उन्होंने कहा शोभित अगर अब हमने हार मान ली ना तो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा बच्चों के सामने। इतने सारे बच्चे हमें फॉलो करते हैं, उनके सामने एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि जो चीज मुश्किल है ना उसको छोड़ देना चाहिए। हमने कहा ये एग्जाम्पल नहीं सेट होना चाहिए, मुश्किल है, ट्रोलिंग होगी, इमेज के ऊपर बात आएगी, डर है, बहुत सारी चीजें हैं, पर अगर हम पीछे हट गए ना तो बच्चों को ये लग जाएगा कि यार अगर हमारा मास्टर ही पीछे हट गया, अगर हम जिसको रोल मॉडल मान रहे हैं वही एक मुश्किल चीज से पीछे हट गया है, तो फिर बच्चे भी इस पे आगे नहीं जाएंगे, बच्चे भी बहुत सारी मुश्किल चीजों से डरना शुरू कर देंगे। ये एक रीजन है कि हमने मिशन जीत की शुरुआत करी। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम लोग सोच रहे होगे कि यार भैया अगर मेरा, मतलब बच्चों के दिमाग में आता है कि भैया अब तो सबको पता चल गया है, रिश्तेदारों को भी पता चल गया, 11th के जो बच्चे वो चीज 11th 12th के बच्चे रिलेट करेंगे। मान लो तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम सोचोगे कि यार आसपास रिश्तेदारों को पता चल गया, भैया अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इनको बहुत बेइज्जती हो जाएगी, भैया वो सब लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। मेरा कम उड़ रहा है इंस्टाग्राम पे, तुम्हारा तो 4-5 रिश्तेदार उड़ाएंगे, मेरा तो पूरा भारत उड़ा रहा है। समझ रहे हो? डरना नहीं है यार, डरना नहीं है, उड़ाने तो मजाक, क्या हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स क्या हो जाएगा, ठीक है 4 लोग अलग हो जाएंगे, हो जाओ भाई, क्या हो जाएगा, तो 4 हेटर्स बन जाएंगे, बन जाने दो। तुम अपने गोल से मत हटो, तुमने जो एक बार ठान लिया ना उससे पीछे मत हटो। अभी बहुत सारे बच्चे तुम बोल रहे हो कि क्लास 9 और 10th के बच्चे हैं,
क्लास 9 10th के बच्चों, मतलब 10th के जो बच्चे हैं, अभी तुम्हारा एग्जाम होगा बोर्ड का, ठीक है। बोर्ड का एग्जाम बहुत आसान आता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, तुम सबके भर भर के नंबर आने वाले हैं, बहुत सारे नंबर आने वाले, अच्छे नंबर आने वाले। तुम सारे 100/100 तो मैथ्स में बहुत सारे बच्चे बोल दो, ठीक है। दिक्कत कहां आती है? 10th में बहुत अच्छा कर दोगे, 10th में बहुत अच्छे एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत ये आती है कि जब वो नंबर आते हैं ना, तो बच्चे उसको सर पे चढ़ा लेते हैं। अब वापस 11th वाले रिलेट करेंगे, ऐसा लगने लग जाता है कि यार टॉप कर दिया हमने, तो हमने इतने अच्छे नंबर ले आए अपने एग्जाम में, अब तो मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी फीलिंग आती है। जब हमारा क्लास 10th का रिजल्ट आया था, तो मैंने कई बार ये स्टोरी बताई थी, मैं बाकी और बच्चों को भी बताना चाहता हूँ। तो मैं तो कोटा में था, जेई की तैयारी कर रहा था। जेई की तैयारी करते हुए बीच में रिजल्ट आता है, जून जुलाई में रिजल्ट आता है। तो हमारा जून में रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आया तो मेरी 10 सीजीपीए आ गई। उस समय सीजीपीए सिस्टम होता था, 10 सीजीपीए मतलब बिल्कुल टॉप सीजीपीए। तो मेरी 10 सीजीपीए आ गई। अब मेरी 10 सीजीपीए आई तो मैंने सोचा बस कौन है कोटा में मेरे से ऊपर? अबे कौन है ये टीचर जो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, मुझे सबसे ज्यादा आता है। मैंने 10 सीजीपीए स्कोर करी है। मैं बिल्कुल मस्त मौज में जाके क्लास में सबसे आगे वाली सीट पे बैठ गया। मैंने कहा आज जब सर आएंगे और पूछेंगे कि कौन बच्चा है जिसकी 10 सीजीपीए आई है, पूरी क्लास बैठी रहेगी, सिर्फ मैं खड़ा हूंगा। ये सोच के मैं क्लास में गया। क्लास में गया, पहली बात तो टीचर ने पूछा ही नहीं। उनको क्या फर्क पड़ता है, हमने बताया। हमने कहा सर 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 वो ना एग्जाम का रिजल्ट आया सर। तो कह रहे कौन सा एग्जाम का रिजल्ट आया? कोई कोचिंग में एग्जाम है? नहीं नहीं सर, वो 10th का बोर्ड हुआ था सर, सीबीएसई लेती है एक एग्जाम, आपको पता होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाई बताओ कौन हो? 10 सीपीआई सीजीपीए क्या कहते हैं, जो भी है बताओ। मैं फुल स्लो मोशन में खड़ा हुआ, पीछे मुड़ के देखा, मैंने पूरी क्लास खड़ी हुई है। पूरी क्लास खड़ी हुई है 10 सीजीपीए लेके आई हुई। और 10 सीजीपीए छोड़ो, स्टेट टॉपर है ना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्कूल टॉपर, सिट, मतलब हर जगह का टॉपर उस क्लास में बैठा हुआ है। तो वहां पे वो घमंड टूटता है। पर वो घमंड जब तक रहता है, जब तक ये घमंड नहीं टूटता ना, जब तक ये घमंड रहता है तब तक बहुत देर हो जाती है। मैं तुम्हें एक और इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे हम तुम्हारी ओरिएंटेशन लेते हैं ना, जब बैच वगैरह शुरू होता है तो ऑनलाइन ओरिएंटेशन होती है, हम तीनों खड़े हो जाते हैं, तो उनसे बहुत हंसी मजाक करते रहते हैं। तो जब हम कोटा में गए थे तो हमारा भी ऐसे ओरिएंटेशन हुआ था, और हमारी जेई की कोचिंग शुरू होनी थी। कोचिंग शुरू होनी थी तो ऐसे हम भी ऐसे ही सब बैठे हुए थे। वहां पे जो एचओडीज वगैरह थे वो आके मतलब बस बता रहे थे कि यार कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीज है। मुझे नहीं पता क्या बता रहे थे, क्योंकि मैंने सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? ये घमंड। पीछे बैठा हुआ था बिल्कुल कोने में मैं, ठीक है। मेरे साइड वाला दोस्तों, उस समय स्मार्टफोन का इतना चलन नहीं था, तो मेरे साइड वाला सैमसंग का एज वाला फोन लेके आया था। तो मैं उसका फोन देख रहा था, मैंने कहा यार बढ़िया फोन है, क्या फोन है। फिर उससे पूछा था कौन सा गेम है वो खिला दे। टीचर बोले जा रहा है, मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या चीजें तो उन्होंने बोली। जब रिजल्ट आ गया और उसके बाद धीरे धीरे 11वीं आगे बढ़ती रही, जब दिखा कि यार 11वीं तो एक भारी चीज है यार, 10वीं की तरह नहीं है। जैसे 10वीं में हम कर लेते थे ना कि आखिरी के 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन हो जाती है ना, 14 डेज में पूरा मैथ्स खत्म हो जाता है। 11वीं में नहीं होता ऐसे, 14 डेज में तो एक चैप्टर खत्म होता है। तो मैं भी यही सोच के किया ठीक है कर लेंगे, ऐसे मैंने पूरी 11वीं निकाल दी। जब पूरी 11वीं निकाल दी, जब पता चला कि अगर बिना किसी क्या कहेंगे उसे, घमंड के, बिना किसी वो हवाबाजी के, अगर मैं शायद उस समय बैठ के टीचर्स की बातें सुन लेता, शायद मेरे को थोड़ा बहुत पता चल जाता। पहली बात तो मेरे को नहीं पता था उन्होंने क्या बोला, पर अगर मैं सुन लेता तो मेरे भले के लिए तो गाइड कर रहे थे यार। वो यही तो बता रहे थे कि यार 11वीं 12वीं में कोटा में दिक्कतें आती हैं बच्चों को 11th 12th में, पर हम लोग एक अलग लेवल पे होते हैं, अलग कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि यार हम सुनते ही नहीं आगे सामने वाला क्या बोल रहा है। अभी मैं गारंटी से बोल रहा हूं, 11वीं में जाते ही माहौल जाता है, आसपास वाले बच्चे हो जाएं, तुम्हारा पीयर ग्रुप हो जाए, माहौल ही ऐसा बन जाता है कि हर एक बच्चा अपने आप को बाप समझने लग जाता है। उसे लगता है यार मेरे को सब पता है, कौन है ये टीचर, हमें तो भाव भी नहीं देते, नेक्स्ट टॉपर को भाव नहीं देते। यार एक बच्चे पता है तुम्हें, उन्हें लगता है भाई इनको क्या पता होगा, तो 9वीं 10वीं के मास्टर है, इसे क्या पता, ये तो रूट 3 रिलेशनल प्रूव करवाता है। नहीं हंसी, तुम हंस रहे हो पर ये रियलिटी है, हमें भाव नहीं देते, सोचते इसे क्या ही पता होगा यार, असली तो हमें पता है।
हम 11वीं में जा रहे हैं, हम इस फलाना कोचिंग में जा रहे हैं, उस फलाना कोचिंग में जा रहे हैं, हम तो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, हम तो एमबीए की, जेईई की, नीट की तैयारी कर रहे हैं। इन छोटे टीचरों से कोई पूछेंगे? यही घमंड होता है। यही घमंड मेरे भी अंदर था, पूरी 11वीं यही मेरे अंदर घमंड था। मेरे को लगता था कि यार इससे कौन पूछेगा यार, पढ़ने का तरीका हमें पता है, 10 सीजीपीए हमारी आई है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है। मैंने तुम्हें बोला कि हाँ यार, अपनी कैपेबिलिटी पे जज नहीं करना है, अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं करना है, ये अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है। ओवर कॉन्फिडेंस जहां आ जाता है ना, वहां पे 11वीं बर्बाद होनी शुरू हो जाती है। वहां पे चीजें ऐसा लगता है कि यार साल निकल गया पर कुछ समझ में नहीं आया, साल निकल गया पर चैप्टर छूटे जा रहे हैं, साल निकल गया पर बैकलॉग्स हुए जा रहे हैं। और 11वीं का एक एक चैप्टर एक एक डेढ़ महीने चलता है, कैसे करेंगे क्या बैकलॉग कवर? तो पूरा वहां पे समाप्त हो जाता है चीजें। तो इसलिए जो ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज है ना, मैं इसलिए मिलना चाह रहा था। यही सारे एक्सपीरियंसेस है यार, मैं सामने अपनी गलतियां शेयर करना चाहता हूं, जो मेरे से हुई हैं, जो मैंने करी हैं, वो गलतियां मैं तुम्हें मिशन जीत में शेयर करना चाहता हूं कि यार वो सारी चीजें तुम ना रिपीट करो। क्योंकि हमारे टाइम पे यार ऐसे कोई अपनी एज ग्रुप का बताने वाला था नहीं, जो सामने आके बता दे कि सुन भाई ठीक है, टीचर लोग कुछ बोल रहे हैं, तू उनकी बातें नहीं सुनेगा, तेरे को लगता है वो बहुत बड़े हो गए, उनकी तो एज गैप बहुत ज्यादा है हमारे बीच में उनके बीच में, तो तुम्हें लगता होगा कि यार टीचर्स की कौन सुने। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे से 4-5 साल छोटे हो तुम सब, है ना, 4-5-6 साल छोटे होंगे मेरे से तुम सब। मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत कंपटीशन है। डरा नहीं रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं, बहुत कंपटीशन है। आगे जो तुम एग्जाम सोच रहे हो, अभी तो ठीक है, 9th-10th में तो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में तो अगर 100 नंबर एक बच्चे के तो 100 नंबर लाखों बच्चों के भी हो सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन एग्जाम्स में रैंक 1 एक ही बच्चे की आती है, रैंक 2 दूसरे एक और बच्चे की आती है, ऐसे करके रैंक का सिस्टम होता है और उन्हीं रैंक्स के हिसाब से फिर आपको कॉलेजेस मिलते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। सिलेक्शन के एग्जाम नहीं कहते हैं, इन्हें रिजेक्शन का एग्जाम कहते हैं। ये एग्जाम सेट ही इस तरह से होते हैं कि आपको कैसे रिजेक्ट करा जाए, कि यार देखते हैं इसने 2 मिनट से कम में इस क्वेश्चन को करा है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकियों को रिजेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से मार्किंग होती है। तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और मेहनत करने से डरना नहीं है यार, ठीक है। आज तक तुम्हारे खानदान में जितनी मेहनत नहीं हुई ना, उससे ज्यादा मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, तभी तुम कुछ स्टैंड आउट कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो 2 साल है, ठीक है। तुम जेईई में जाना चाहते हो, मतलब मिशन जीत में तो मैं जेईई और नीट की बात कर रहा हूं, पर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे तो शायद और भी करियर ऑप्शंस के लिए सोच रहे होंगे, एनडीए वगैरह, और आगे जो बच्चे कॉमर्स के होंगे वो अलग अलग फील्ड के सोच रहे होंगे। सब एग्जाम्स अलग अलग हैं, जरिया सिर्फ एक है, वो है मेहनत। 11वीं 12वीं में जितने बच्चे 11वीं 12वीं में आगे जा रहे हैं, हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि हमें इस फलाना आईटी में जाना है, इस फलाना उसमें जाना है, इसमें जाना है, उसमें जाना है। कुछ नहीं लिखा यार, किस्मत में होगा तो ही मिलेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है, ठीक है। मैंने भी जेईई की तैयारी करी थी, जेईई का एग्जाम दिया था, जेईई का एग्जाम देने के बाद मैंने इंजीनियरिंग करी आईटी की फील्ड में, ठीक है। आईटी की फील्ड की इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने क्लास 10th का चैनल खोला। आज मैं क्लास 10th की मैथ्स पढ़ा रहा हूं। कोई लिंक है कहीं से किसी का भी? कुछ लिंक नहीं है। काफी मेरे मैक्सिमम बैच में जो भी दोस्त लोग थे वो सारे आईटी में ही अपनी जॉब वगैरह कर रहे हैं, मैं अलग निकल के आ गया कहीं। तो जो लिखा होगा तुम वहां तक पहुंच जाओगे। एक चीज में कमी नहीं छोड़नी है, मेहनत करनी सीखनी है। ये 2 साल, ठीक है, मैं बिल्कुल मानूंगा। बहुत लोग होते हैं कि यार एजुकेशन सिस्टम ऐसा है हमारा, ये ऐसा है, वो ऐसा है ना, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज पे ये नहीं होती बात, वो नहीं होती, सब साइड की बातें। मेन चीज है हमारे एजुकेशन सिस्टम में मेहनत करना सीख जाते हैं। मुझे याद है जब मैं काफी बार मैंने अपनी 11th की कोटा की भी स्टोरी सुनाई है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि पता नहीं क्या आया था दिमाग में, मतलब एक तो थोड़ा सा डिप्रेशन भी बोल सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि यार मैं भी मेहनत कर रहा हूं, पर यार आसपास वाले बच्चे ऊपर बैचेस में जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूं। ऐसा फील होता है, तुम्हें भी होता होगा कि यार भैया उससे ज्यादा मेहनत मैं कर लेता हूं, उससे ज्यादा मेहनत मैं कर लेती हूं, पर उसके नंबर आ जाते हैं यार, मेरे नहीं आ पाते। और वहां पे तो पूरा इकोसिस्टम ही ऐसा था कि सारी कंपटीशन है। अगर तुम सोचो पूरा हॉस्टल में अगर 150 बच्चे हैं तो 150 के 150 बच्चे तुम्हारे कंपटीशन है। फिर उसके बाद जब तुम कोचिंग में जाते हो तो अगर वहां 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो तुम्हें वहां दिख रहे हैं। ऑनलाइन में चलो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हें दिखता नहीं है,
पर ऑफलाइन में वहां पे मैं रोड पे चल रहा हूँ तो हमें वो देते थे, वो छाता देते थे, छाते में जा रहे हैं हम तो हमें दिख रहा है हमारे आसपास बच्चे भाग भाग के पढ़ने जा रहे हैं, तो एक अलग लेवल का डर लगता था। तो मैं पता नहीं क्या हुआ था, पागल ही हो गया था भाई। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, पागल हो गया था, पता नहीं क्यों गंजा हो गया मैंने कहा यार ये बाहर नहीं संभाले जा रहे, पहले दिन उड़ाओ। फिर उसके बाद रात रात भर बैठ के पढ़ाई चल रही है, सही डायरेक्शन में नहीं हो रही थी, ये मैं बिल्कुल मानूंगा, सही डायरेक्शन में नहीं हो रही थी। अगर सही डायरेक्शन पता होती तो 11वीं सही हो जाती। पर हाँ ये था कि 11वीं में मैंने ये सोच लिया था कि यार ठीक है स्मार्ट वर्क नहीं आता है ना, हार्ड वर्क कर लूंगा, हार्ड वर्क के बाद समझ में आ जाएगा स्मार्ट वर्क कैसे होता है। तो अभी तुम सभी बच्चे जब 11वीं में जाओगे ना तो इनिशियली बहुत दिक्कतें आएंगी, तुम्हें लगेगा यार भैया इतना सारा सिलेबस है कैसे होगा, है ना, एक एक चैप्टर भैया इतना मुश्किल है, भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो ये बिल्कुल ही अलग चीज है, जो हमने 9th 10th में पढ़ी थी वो तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सब चीजें अलग लगेंगी। हार्ड वर्क मत छोड़ना, कोई बात नहीं तुम्हें नहीं आता है स्मार्ट वर्क, अरे आ जाता है सब समझ में, धीरे धीरे हर चीज समझ में आ जाती है। पर हाँ अगर तुम गेम से ही बाहर निकल जाओगे, अगर तुम मैदान ही छोड़ दोगे फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा तो क्वेश्चन किया भैया जेईई नीट सब कुछ होता है क्या जीवन में, इससे ऊपर कुछ नहीं होता क्या? मैंने कहा बहुत कुछ होता है भाई, इससे ऊपर नहीं। पर अभी इस स्टूडेंट लाइफ में 11वीं 12वीं में अगर कोई एक चीज है जिससे तुम्हारी औकात बन सकती है ना, औकात एक वर्ड होता है ना, सुना है? अगर इस स्टूडेंट लाइफ में किसी एक चीज से तुम्हारी औकात बन सकती है तो वो है अपनी पढ़ाई में अच्छे मेहनत करना, पढ़ाई में अपनी तरफ से सबसे बेस्ट देना। अगर तुमने इस चीज में मेहनत करनी सीख ली ना, क्योंकि मेहनत एक वर्ड है, वो करना सीख लिया ना तो हर एक फील्ड में कर लोगे। आज अगर मेरे से कोई बोलते कि तेरे को रात भर बैठ के ये काम करना है, मान लो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, मिशन जीत से रिलेटेड है, नेक्स्ट टॉपर से रिलेटेड है, मेरे को कोई बोल दे कि यार देखो रात भर बैठ के ना ये काम करना है, मैं डरूंगा नहीं। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि कोटा में 11वीं में मैं रात भर बैठ के पढ़ाई करता था, मुझे आदत है उस चीज की, मुझे पता है कैसे करना है, मुझे पता है कैसे मैं आंखों के नीचे फिक्स लगा के उठ जाता था। आज भी उठ जाऊंगा, कुछ इमरजेंसी आएगी तो शायद वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरे को काम नहीं आ रही है, शायद वो फिजिक्स में जो रोलिंग मोशन होता है कि ऊपर से रोल करता हुआ नीचे तुम्हारा पूरा एक डिस्क चली गई, वो काम नहीं आ रहा है। पर हाँ उस क्वेश्चन को करने के लिए जो रात भर मैं उठा था, वो जो मेहनत की आदत है वो काम आती है, वो जीवन भर काम आएगी। तो ये 2 साल जो है ना, ठीक है तुम्हारा कुछ गोल है, एक तरफ तुमने गोल रख लिया कि हाँ यार भैया मेरे को जेईई क्लियर करना है, मेरे को नीट क्लियर करना है, ठीक है ये सब सेकेंडरी चीज है। मेन चीज है भैया जी तोड़ मेहनत करनी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना यार। 2 साल हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, मतलब अब तुम कहोगे यार भैया पापा भी बोलते हैं कि बस 10th कर ले तो जीवन सेट है, भैया फिर पापा बोलते हैं बस 12th कर ले जीवन सेट है, फिर कहते हैं बस नौकरी लग जाए जीवन सेट है। मैं तुम्हें रियलिटी बता देता हूँ, आगे के 2 साल है, मेहनत करनी अगर सीख ली ना तो हर चीजें ना उसके बाद मल्टीप्लाई होती जाएंगी और काम आती रहेगी, हर चीज मल्टीप्लाई होते हुए समझ में आती रहेगी, और वो मेहनत से ना तुम कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना लो। जरूरी नहीं है तुम्हारा प्लान होगा कि भैया मेरे को उस आईआईटी में जाना है, उस एम्स में जाना है, हो सकता है तुम्हारा वो प्लान हो, पर अगर उसके लिए तुमने मेहनत करनी सीख ली ना तो शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कोई और एक अच्छा प्लान बना रखा हो और वहां तक तुम्हें लेके चले गए। ये सिंपल सी चीज है आगे के लिए जो तुम्हें दिमाग में रखनी है। गोल कुछ भी हो सकता है, सिंपल एक रूल, मेहनत करनी सीखनी है, जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी सीखनी है। बीच बीच में बहुत डिस्ट्रैक्शन आएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी, आजा बेटा इधर आजा, चल गेम खेल लेते हैं, चल यहाँ चले जाते हैं, चल आज वहां पे, सब चीज इंपॉर्टेंट है, करो, बाहर खेलना है खेलो, मूवीज देखनी है देखो, उसके लिए मनाही नहीं है, उसके लिए दिक्कतें नहीं है, पर एक लिमिट में। वो लाइन क्रॉस होती है ना, जब वो लाइन क्रॉस होती है ना, मैं बस एक चीज बोलूंगा, अपने आप से मक्कारी मत करो, सिंपल, अपने आप को धोखा मत दो। अगर तुमने अपने आप को धोखा देना शुरू कर दिया ना फिर कुछ फायदा नहीं। जब मैं कोटा में रहता था ना तो 1-2 बार पापा मम्मी ऐसे सरप्राइज विजिट कर देते थे कि देखते हैं क्या कर रहा है ना, पता नहीं पढ़ाई कर भी रहा है नहीं कर रहा है, होता है यार, सबके पेरेंट्स के दिमाग में रहता है यार इतने पैसे लगा के उसको भेज दें हॉस्टल में, कहीं हॉस्टल में किसी और चीजों में तो नहीं लग गया, कभी रूम में नहीं है, नशे वशे करके बैठा है, बहुत सारी चीजें होती हैं कोटा में। तुम अगर बच्चों को एक जगह तुमने बिठा दिया, सब पॉसिबिलिटीज है,
तो कई बार ऐसा सरप्राइज विजिट कर लेते थे, आके देख लेते थे। या तो मैं पढ़ता हुआ मिलता था या मैं सोता हुआ मिलता था, इन दोनों के अलावा और किसी कामों में नहीं गिरा। इससे क्या हुआ ना, माँ बाप के अंदर एक ट्रस्ट आ जाता है। तुम में से बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होगा कि भैया पापा मम्मी को कैसे समझाएं यार, आप तो बोल रहे हो कि ठीक है मेहनत कर लो, पर नंबर नहीं आ रहे तो पापा मम्मी को कैसे समझाएं भैया। पापा मम्मी तो इस चीज को नहीं देख रहे ना, सब देखते हैं, सब देखते हैं, उन्हें पता है तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो, अगर तुम कर रहे हो ना, तो वही पेरेंट्स हैं तुम्हें आके रोकेंगे कि बेटा रुक जाओ, थोड़ी देर आके खाना खा ले साथ में। अगर तुम जेन्युइनली मेहनत कर रहे हो तो सब पेरेंट्स मान जाते हैं, हर पेरेंट मान जाता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, अरे मेरे घर में कब महाभारत हुई थी क्या यार। जब मैं स्कूल अपने कोचिंग में था, वो उसमें था, कॉलेज में था, तो मैंने कहा मैं प्लेसमेंट नहीं लूंगा। मम्मी का इमोशनल ड्रामा शुरू। मैंने कहा मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ, सेकंड थर्ड ईयर में बोल दिया ना मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ। मम्मी ने कहा ठीक है तू छोड़ दे कॉलेज, हमसे मत बात करियो, ये मत करियो, वो मत करियो, पहला पूरे खानदान का एक तो पहला इंजीनियर बनने जा रहा है, और तब भी तेरे अंदर ये चौड़ आ गई है, क्या है ये यूट्यूब, क्या है ये 1 मिलियन 2 मिलियन तो बहुतों के हो जाते हैं, तेरे अंदर क्या है ऐसा। तो बहुत बातचीत हुई बहुत, कहते हैं ना वो कोर्ट में होता है ना, तारीख पे तारीख। मैं लेके आया, मैं वकील बन के आया कि जज साहब ये चीजें देखो, ऐसे ऐसे कर लूंगा, आगे ऐसे ऐसे पैसे कमा लूंगा। एट दी एंड एक वे आउट ये निकला कि हाँ यार तो अपनी डिग्री कर ले, उसके बाद तेरा जो मन करे वो करियो। तो घर पे एक डिग्री लेके आ गया, तो उन्होंने कहा डिग्री लेके आ जा। उनका चलो ठीक है, डिग्री के लिए थोड़ी मेहनत कर लेंगे। तो गए, डिग्री लेके आ गए, संतुष्ट है, उस चीज में खुश है। आज वो हर चीज में साथ में सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ठीक है यार तुम नेक्स्ट टॉपर्स में जो करना चाह रहे हो वो करो, मिशन जीत करना चाह रहे हो वो करो। मिशन जीत जब लॉन्च हुआ था पापा साइड में खड़े थे नीचे स्टेज पे, कितने बच्चे, अगर कोई दिल्ली से आया है उसको दिखाओ। तो पेरेंट्स मान जाते हैं। पहली चीज ट्रस्ट बना लेना। इन दोनों सालों में, ये जो 11वीं 12वीं में तुम जा रहे हो, इन 2 सालों में सबसे ज्यादा ट्रस्ट टूटता है पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर से। क्योंकि ये जो तुम चीजों में चले जाओगे ना कहीं कहीं, और तुम फिर पकड़े जाओगे कि ये पकड़ा गया, अब ये करता हुआ पकड़ा गया, अब वहां मूवी देखता हुआ पकड़ा गया, बोल के गया था ट्यूशन जा रहा हूं वहां पकड़ा गया है। यहां पे जो होता है ना, यहां पे ट्रस्ट टूटता है, ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट टूटता है। अगर तुम ये ट्रस्ट बनाए रखोगे कि हाँ यार पापा जो है या मम्मी जो है वो बोल के जा रहा हूँ, वैसे ही कर रहा हूँ, तो हर चीज में आगे सपोर्ट मिलेगा। ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी है। जितनी मेहनत करते हो तो मैंने देखा हुआ है, वो अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ यार मेहनत अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, मेहनत अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है। वही पेरेंट्स है शुरू में शायद बोलेंगे कि हाँ यार हमें इस कॉलेज में जाने का गोल बनाओ, उस कॉलेज में धीरे धीरे जब उन्हें दिखेगा कि हाँ मेहनत कर रहा है। तो मेरे पापा ने भी एक बार बोल दिया था जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था, तो उन्हें दिखा यार ये तो ऐसा ना हो कि लटक वटक जाए, इतना पागल हो चुका है ये लोग। तो पापा ने बोल दिया था कि हमें तेरी कॉलेज से कुछ मैटर नहीं करता है, तो अपनी मेहनत कर बेटा, अपनी तरफ से बेस्ट दे, हमारे लिए उतना ही बहुत है। तो अगर उन्हें दिखेगा वो अपने आप तुम्हारा सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो एट द एंड उनके पास बात वही आती है, 2 साल है, क्रूशियल साल है जिंदगी के, मेहनत कर लो इसमें, अपनी तरफ से बेस्ट दे दो इसमें। मैं 24/7 तुम्हारे लिए खड़ा हूं, 24/7। जिस टाइम तुम बोलोगे ये यार देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला है, कोई बैच नहीं है यार अभी। अगर ऐसा होता तो हम तो बैच ले आते कि चलो जी जेईई का बैच है, जी नीट का बैच है, जी 4000 में 5000 में ये बैच। अभी कुछ है ही नहीं, टीचर ही नहीं है अभी तो लोग ही नहीं है, अभी तो ऑफिस फाइनल होगा हमारा जाके, अभी कुछ नहीं है। हर चीज धीरे धीरे विद टाइम बनाएंगे, विद टाइम अच्छे लोगों को साथ में जोड़ेंगे। तुम्हारे लिए जो बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट हम देने के लिए ट्राई करेंगे, उसके लिए हम खड़े हैं। जो गाइडेंस शायद हमें नहीं मिली थी, टीचरों को क्या होता है यार मैक्सिमम, मतलब अब उनके इंसेंटिव्स इस तरह से बनते हैं, उनके जो जेईई की मैं बात कर रहा हूँ, कोचिंग के जो टीचर्स होते हैं उनका ये है कि यार उनको सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो वो लोग सिलेबस कंप्लीट करवाने में ज्यादा फोकस करते हैं। हमने भी यही देखा था, कोई ये गाइड नहीं करता है कि यार पढ़ना कैसे है। अरे इतना बड़ा पहाड़ आ गया है, एक ट्रिग्नोमेट्री जो 10th में पढ़ी थी जिसमें से 3 फॉर्मूले थे, 300 फॉर्मूले आ गए हैं। इन 300 फॉर्मूलों को कैसे याद करें, कैसे समझें, कैसे ये जो अलग अलग टाइप के सवाल आ रहे हैं इनको कैसे अटेम्प्ट करें, ये गाइडेंस देने के लिए मैं तुम्हारे साथ मिशन जीत पे खड़ा, हमेशा खड़ा। आगे जो चीज, जिस चीज में तुम्हें नीड चाहिए होगी गाइडेंस की, जिस चीज में तुम्हें हेल्प चाहिए होगी गाइडेंस के लिए, मैं करूंगा। यही है। कितना 15 मिनट बोल के मैंने 20-25 मिनट में बोर कर दिया है।
ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैं सोच के आया था आप सभी के साथ डिस्कस, मतलब मैं बोलूं शुरुआत में। अब इसके बाद मैं ऑडियंस में मतलब एक बार पूछना चाहता हूं कि अगर किसी का कुछ सजेशन है, देखो मैं फिर बोल रहा हूं शायद सारे आंसर्स मेरे को ना पता हूं, मैं बिल्कुल इस चीज पर एग्री करता हूं, मेरे को भी हर चीज का आंसर नहीं पता होगा कि आप पूछ लो कि भैया ये बताओ कैसे होगा, शायद मेरे को ना पता हो। ये एक ओपन डिस्कशन की तरह मैं रखना चाहता हूँ, कुछ 8-10 सवाल हम लेंगे या सजेशंस हम लेंगे, उनमें शायद आपके पास ही किसी और के पास आंसर भी हो तो वो हाथ खड़ा करके आंसर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कुछ अगर किसी के दिमाग में माइक है आपके पास टीचर, रुको माइक को कर दो, किससे बोलेगा तू, माइक तो चाहिए ना, रुको आराम से बैठे रहो, आराम से बैठे रहो, आराम से। हाँ, कितने जो स्कूल के बच्चे हैं, गायत्री स्कूल के बच्चे हैं, वाह यार तुम जानते हो मेरे को कितने, अच्छा कोई ऐसा है तो मेरे को बिल्कुल नहीं जानता है कि कोई दोस्त खींच के ले आया कि आ जाएगा टाइम पास करेंगे, तुम नहीं जानते? नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते हो, अच्छा आप नहीं जानते? नहीं जानते, कैसा लग रहा है, बोर लग रहा हूँ है? ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन आ गया पका रहा है, बोर कर रहा है, नहीं लग रहा है। चलो आ जाओ, हाँ जी पहला क्वेश्चन या सजेशन जो भी तुम चाहते हो। 10th की कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी, ये भी तो बता दो। बहुत बेकार, ये फेल होने वाले हैं, टॉप करेंगे, कहना चाहते ना मेरा फोन वहीं आया था मुझे। हाँ जी बताइए सर। और ऊपर रखो माइक सर मैं नमस्ते सर। नमस्ते। दूसरा ये है कि अब हम और आपके बीच में हमारा एक कनेक्शन है बहुत ही तगड़ा है। उसका एक रीज़न है बिकॉज हम सब चाहे 10th हो 11th हो बहुत तगड़ी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। जब हमें लगता है कि सुबह क्लास हो रही, क्या रात भर तक पढ़ रहे हैं, सुबह उठे, ये सारी चीज़ें कनेक्शन बैठ जाता है हमारे बीच। तो और अभी 11th के लिए भी जो टीचर आया उनसे भी ये हमारा हुआ है। बट ये मेरा सवाल है कि ये जो बॉन्ड है स्टूडेंट का और टीचर का, अब हो सकता है कि आपकी तरह नहीं, अपने मेहनत की तरह की जो आप बात करते हो मेहनत, हम अपने आप में आपको देखते हैं कि इसको लगता है कि हम मुझे मेहनत करनी है, मजे से पढ़ रहे हैं। तो और प्रशांत भैया वो खुशी से हम पढ़ रहे हैं और मेरा अच्छा सोचना सिखा रहे हैं। तो क्या ये बॉन्ड जो टीचर्स वगैरह होंगे वो बना पाएंगे हमारे जो टीचर्स और आएंगे हाँ साथ में, वो उनके बारे में पूछ रहे कि वो बॉन्ड हम लाएंगे कैसे, हम लाएंगे कैसे, वही तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अभी कोई नहीं है, अभी मिशन जीत में अकेला मैं खड़ा हूँ, बाकी हमारी टीम है, मतलब एकेडमिक की बात कर रहा हूँ, अकेला मैं खड़ा हूँ। साथ में जो हम और लोग लाएंगे, जो हम टीचर्स लाएंगे, वो हम लाएंगे इस तरह से जो तुम्हारे साथ वो बॉन्ड बना सके, जो तुम्हारे साथ, जैसे मैं तुम्हें मैथ्स की क्लास में बीच बीच में पढ़ाता हूँ ना स्टोरी सुना सुना के, है ना, हाँ बोल रहे हैं, तुम बोल रहे थे गाइडेंस की तो कह रहे हैं हम पकाता है। तो ये जो बीच बीच में मैं तुम्हें स्टोरीज सुनाता हूँ, ये जो बीच बीच में मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, तुम्हें पता है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाने का मोटिव ये नहीं होता कि उसमें से पेपर आ जाएगा। अरे क्लास 10th के पेपर में है ही कितना सिलेबस यार, वो तो सबको पता है क्या क्या चीजें हैं जो रिपीट हो रही है, जो आनी है, सबको पता है। मेन मोटिव ये होता है कि तुम सभी को यार एक बेस बनाया जाए, जो हमें पता है ना कि 11वीं में जाके तुम कितनी मेहनत करनी है, उसके लिए थोड़ी आज 14 दिन की मैराथन ही करवा ली जाए। तो वो 14 डेज मैराथन का मोटिव ये होता है कि हाँ भाई हर शाम को 7 बजे या 6 बजे या 8 बजे जो भी टाइम डिसाइड होगा, उस समय पे 14 दिन कंसिस्टेंसी के साथ तुम बैठ पाओ, वो कंसिस्टेंसी बनानी है। सिलेबस तो होता रहेगा। चलो आ जाओ यार, तुम क्वेश्चन बताओ। हेलो सर, मेरा बेटा उत्कर्ष अरोड़ा, ये 10th में है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत थैंक यू। विदाउट एनी कोचिंग, कोई भी मतलब बाहर से कोई कोचिंग नहीं ले रहा है, खुद से स्टडी कर रहा है। सारे रिश्तेदारों को पहले तो यही हैरानगी हो रही है कि बिना किसी कोचिंग के बोर्ड्स दे रहा है, सिर्फ यूट्यूब पे करके कोचिंग पे, बस इसी से ही हो जाएगा। लेकिन सर
सर जब मैं उसकी नोटबुक में देखती हूँ उसका एम उसके फर्स्ट पेज पे 100 आउट ऑफ 100 सर डेफिनेटली पहले तो आप में मुझे उसकी छवि दिखाई देती है और मुझे लगता है कि शायद हमें मौका मिलेगा कि हम भी आपको बुला सकें कि आप हमारे घर पे आओ सर देखो इसने 10th में कितने अच्छे मार्क्स लिए हम सीरियसली जब देखते हैं आपकी वीडियोस में खुद इसके साथ बैठ के देखती हूँ वीडियोस मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई शायद कोई फरिश्ता मेरे बच्चे के लिए उसकी लाइफ में आया है आपको मिशन जीत के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं लेकिन सर मैं आप जैसे मेहनत के बारे में कहते हैं जो मेहनत आपने सिखाई है बच्चों को तो मेरी बस यही सजेशन रहेगी कि जो ये 9th 10th के बच्चों को आप मेहनत सिखा रहे हैं आप प्लीज इसको मत छोड़िएगा इन बच्चों पे फोकस बिल्कुल वैसे ये आगे बढ़ जाएंगे मेरा बेटा आगे बढ़ जाएगा मुझे पता है लेकिन जो आगे आएंगे बच्चे जब जो उनका बेस जो रेडी होगा वो 9th 10th से ही रेडी होगा तो उस चीज के लिए मेरा बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि वो मेहनत वैसे ही रखेगा वो एंथुसियाज्म जो आप बच्चों में अभी कर रहे हैं वो प्लीज वैसे ही बरकरार रखिएगा बच्चों थैंक यू सो मच नेक्स्ट ऑफर्स मैंने आपको जब उस दिन हमने मिशन जीत का वो लॉन्च करा था दिल्ली में तब मैंने क्लियरली इसलिए ये बात बोली थी कि नेक्स्ट ऑफर्स इज फॉर क्लास 9th एंड 10th नेक्स्ट ऑफर्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th तो मैं प्रशांत भैया दिगराज सर हम तीनों लोग तो वही हैं मिशन जीत एक नया मिशन या नया वेंचर बोल सकते हो जो कि हम कोशिश करेंगे स्पेशलिस्ट बन जाए फॉर जेई एंड नीट जैसे नेक्स्ट टॉपर स्पेशलिस्ट है जैसे तुम आसपास अपने बच्चों से दोस्तों से पूछते होंगे वो बताते होंगे कि नेक्स्ट टॉपर स्पेशलिस्ट है 9th 10th के लिए ऐसे ही हम मिशन जीत को बनाना चाह रहे हैं जीत का मतलब ये है जेई प्लस नीट इज जीत तो उसके लिए हम इसको प्लेटफॉर्म को बेस्ट बनाना चाह रहे हैं जिससे कि आगे जो है ना अरे मैं तुम अभी जाओगे ना तुम अपने 11th वाले बच्चों से दोस्तों से पूछना कितना जब तुम लोग 11th 12th में जाओगे ना जब तुम देखोगे कि किस तरह की कैसी बातें चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हेलो भैया रुकना नहीं होता मैंने क्या बोला तुम्हें बहुत डिस्ट्रैक्शन आएगी रुकना नहीं है ठीक है चलो हेलो भैया हेलो जी हेलो भैया मैं अभय आनंद दोनों बैच की थी एंड आपने मुझे बहुत हेल्प आउट किया पहले थैंक यू सो मच एंड भैया मैं ये बोल रही हूँ जैसे अगर कोई जेई या नीट के अलावा प्रिपरेशन कर रहा है कोई और स्ट्रीम ऑप्ट कर रहा है जैसे ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स तो दिगराज सर खड़े हैं उसके साथ मुझे बिल्कुल है तो सर ये पता नहीं था मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं दिगराज सर को बोल दूंगा एक बार क्लास में आके अनाउंस कर प्लीज सर प्लीज थैंक यू सो मच सर प्रिविलेज थैंक यू सर देखो आराम से बैठे रहना अपनी सीट्स वगैरह पे जहाँ पे भी हो क्योंकि दिल्ली में भी क्या हुआ था इस बार भी इवेंट में बोल हुआ कि इवेंट एकदम कैंसिल करना पड़ा हेलो भैया कहाँ पे हो जी मेरा भैया हाँ 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 बताओ भैया मैंने प्री बोर्ड में भी काफी मेहनत की थी ठीक है लेकिन मेरी तो भी 40% बनी थी 40% नहीं बनी थी सर अच्छा अच्छा और क्या कहते हैं मैंने एसएसटी का भी सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अंदर से जिस तरह से सिलेबस कंप्लीट किया है ठीक है सो रात को याद करता हूँ सुबह भूल जाता हूँ अच्छा दिगराज सर से नहीं पढ़ते हो नहीं नहीं पढ़ते यू हैव योर आंसर देखो मैं बताता हूँ आपसे पढ़ता हूँ भैया सर मैं अरे एसएसटी कैसे कोई पढ़ेगा यार मेरे को खुद नहीं आती मैं कहाँ से पढ़ा दूंगा मैं तो एसएसटी 7 दिन में पढ़ता था उस समय बुक आती थी फ्लो चार्ट वाली मैं फ्लो चार्ट रट के जाता था जाके अपने हिसाब से आंसर लिख देता था पूरे भी नंबर आ जाते थे पता नहीं कैसे तो देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना सबसे पहला वाला कि भैया प्री बोर्ड में बहुत मेहनत करी 40% किया है ठीक है बैठ दो एक बार मैं बताता हूँ अब भैया को ध्यान से फोटो भी क्या फोटो लाओ राजीव ले लेना फोटो देखो अबे इधर भी देख लो सारे पीछे देखने लगे क्या दिख रहा है पीछे कौन देख रहे हो पीछे अपने आप ही कुछ नहीं सुनो Good afternoon, sir. बोलिए So my name is Kavya and कल मेरा मैथ्स का प्री बोर्ड है
बताइए जी। कीबोर्ड 1 में मेरे 60 में से 59 आए। ठीक है। एक आई गेस एमसीक्यू वगैरह में करती हूँ, बट स्टिल अगर मैं सिंपल जो सॉल्व करती हूँ तो एक ना एक गलती निकल ही जाती है। गलती भी नहीं, लाइक क्वेरी, बट एग्जाम में हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। बट जब मैं सेकंड बार रिवाइज करती हूँ पेपर, तो मेरी कीबोर्ड में 9 मार्क्स की गलती निकली, जो कि मैंने सेकंड बार रिवाइज करके नहीं किया। बट वो सिली मिस्टेक नहीं, प्लस माइनस में गलती हो जाती है। इंस्टेड ऑफ पूरी प्रैक्टिस करने पर आपके सारे लाइक जो आप ऑनलाइन क्लासेस में करवाते हैं, सब करने के बाद भी 2-4 मार्क्स कट ही जाते हैं। एंड मेरी मम्मी की वो 2-4 मार्क्स क्यों कटे तेरे, जब तू इतना पढ़ रही है तो क्यों कटे तेरे? मैं क्या करूँ इसका? देखो, सिली मिस्टेक मेरे पढ़ाने से नहीं सही होगी। सिली मिस्टेक सही होने के लिए सिंपल सी चीज है, जितने मैक्सिमम तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसी से सही होगा। शुरुआत में जैसे मैंने बताया था, जब एक बार आरंभ जब शुरू हुआ था तो मैंने ये बताया था कि कैलकुलेशंस की थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करो। यार दिन में 5 सवाल उठा लो, ठीक है, रैंडमली अपने आप ही 5 सम लिख दिए, जैसे बचपन में करते हैं ना, 4 3 7 8 मल्टीप्लाई बाय 1 2 4 8। करो 4-5 सवाल सुबह उठ के, अपने आप करोगे। क्योंकि दिक्कत क्या आती है ना, जैसे ही हम क्लास 10th में आ जाते हैं, हमें ये लगता है कि यार मैं कैलकुलेशन करूंगा। तुमने देखा मैं क्लास में अगर 17 into 4 भी होता है, कई बार तो मैं करके दिखाता हूँ। वो इसलिए करके दिखाता हूँ कि यार ये ईगो वाली बात मत लाओ कि भैया यार इतने बड़े हो गए, मैं मल्टीप्लिकेशन ऐसे करूंगा तो कोई देख लेगा अगल बगल वाला। ये कोई नहीं देख रहा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लग रहा है उसको अपने एग्जाम की पढ़ी है, तुम्हारे एग्जाम की पढ़ी है? तो छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी हुआ करें ना, उनको दिन में मैं कहूंगा बस 5 सवाल अपने आप रैंडमली बनाओ और उन 5 सवाल को सुबह उठ के अपने आप सॉल्व करो। जितनी ज्यादा करोगे, भी कुछ है अपने पास दिन, 17 तारीख को एग्जाम है, महीने से ऊपर है, जितनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। हेलो भैया। हेलो हेलो भैया। हाँ जी, हेलो सर भैया, माय नेम इज प्रतिभा खंडेलवाल। हाँ जी। भैया मुझे आपसे ना एक बात पूछनी है कि सभी लोग आजकल नीट जेई इन सब के पीछे पड़े हुए हैं कि नीट करवा लो, जेई करवा लो। आजकल पेरेंट्स का भी यही है। और बताओ, और तो रिलेटिव्स भी अगर घर पे आते हैं तो पूछते हैं भाई तुम बताओ तुम्हारी स्ट्रीम क्या है। उनको बोलो कि नहीं भाई हमें ना साइंस में जाना, ना कॉमर्स में जाना, हमें ह्यूमैनिटीज में जाना है, तो बोलेंगे ह्यूमैनिटीज, शादी करनी है क्या बड़े होके, और कुछ करना नहीं है। अब उन्हें कौन बताएगा कि शादी के अलावा भी ह्यूमैनिटीज में कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। शादी ऑप्शन होता है तो उनको आज पता चला। भैया शादी ठीक है, बात होगी ले भैया। अब एक बात बताइए भैया, अगर किसी को कुछ करना है जैसे नीट जेई के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्या आप इस बात में एग्री करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल करते हैं। आज अभी जो पूरा स्पीच थी उसमें मैंने एंड में यही बोला कि लोगों के दिमाग में है कि यार जेई नीट इसके अलावा कुछ और चीज नहीं होती है। अरे बिल्कुल होती है, जो भी तुम्हारा गोल है। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, जो चीज में ज्यादा मैक्सिमम लोग जाते हैं ना, तुम्हें दिखेगा यार हाँ मैक्सिमम लोग जेई और नीट में जा रहे हैं, तो तुम्हें दिखेगा कि यार उसकी हाइट ज्यादा है। अगर क्लास के मैक्सिमम बच्चे उसमें जा रहे हैं, दिखेगा उसकी हाइट ज्यादा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरे लिए कुछ और चीज बनी है, तो उसके बारे में एक बार बैठ के, चैट जीपीटी हो गया, गूगल हो गया, उसके बारे में बैठ के एक बार देखो, पढ़ो कि यार क्या क्या चीजें हैं जो उसके लिए रिक्वायर्ड है। जरूरी नहीं है पेरेंट्स भी एकदम शुरू में मान जाएंगे, तुम्हारा कुछ अलग ही टाइप का ड्रीम होगा उसके लिए। पर हाँ, वो कागज अगर तुम लेके जाओगे ना जिसमें तुम वो रोड मैप बना दोगे, तो उन्हें दिखेगा कि हाँ यार इसने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, रिसर्च करिए कि कैसे वहां तक पहुंचना है। अगर वो दिखेगा तो वो भी एग्री कर जाएंगे। बिल्कुल तुम एक बार बैठ के देखो तो क्या क्या और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। देखो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। देखो